सुप्रभात दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला रोज की तरह आज सुबह आपके साथ फिर से एक बार। दिल से निकले आवाज, दिल से निकले आवाज दिल तक पहुंच जाए, दिल से निकले आवाज दिल तक पहुंच जाए। कभी हंसाए कभी रुलाए, कभी मन को गुदगुदाए, कभी हंसाए कभी रुलाए, कभी मन को गुदगुदाए। कानों में धीरे से, कानों में धीरे से शब्दों की माला पिरोकर, कानों में धीरे से शब्दों की माला पिरोकर। होठों पे चुपके से मधु गीत बन गुनगुनाए, होठों पे चुपके से मधु गीत बन गुनगुनाए। कविता तो कामनी है, कविता तो कामिनी है। नव श्रृंगार नित करे, नवरस से सजे नित नए अंदाज से भरमाए। नवरस से सजे नित नव अंदाज से भरमाए। आँखों का पानी कभी, आँखों का पानी कभी किसी की प्यास बनकर बुझाए आग दिल की आगोश में थपथपाए, बुझाए आग दिल की आगोश में थपथपाए। धरती की गोद में, धरती की गोद में कभी फूल बन खिल के, धरती की गोद में कभी फूल बन खिले वो। बादल की छाँव में रिमझिम फुहार लाए, बादल की छाँव में रिमझिम फुहार लाए। उदास तन्हा मन आशा की किरण बनकर, उदास तन्हा मन आशा की किरण बनकर। क्षितिज के पार से कोई बड़े प्यार से बुलाए, क्षितिज के प्यार से कोई बड़े प्यार से बुलाए। दिल से निकले आवाज़ दिल तक पहुँचे, हंसाए कभी रुलाए इंदु मन को गुनगुनाए, हंसाए कभी रुलाए इंदु मन को गुदगुदाए। तो कविता कामिनी क्या है? कविता कामिनी, कविता कामिनी है दिल से निकले आवाज दिल तक पहुँचे। तो कविता कामिनी की बात आज क्यों? आज बड़ा ही एक शुभ दिन भी कह सकते हैं कि बहुत शुभ दिन है। यहाँ के जो कर्नाटका के जो निवासी हैं उनका आज है वर्मा लक्ष्मी हब्बा जिसको कहते हैं। बड़ा सुंदर पर्व है लक्ष्मी जी का, ऐसी लक्ष्मी का जिससे जो वर मांगो वो मिल जाता है, इसलिए शायद उसे वर्मा लक्ष्मी हब्बा कहते हैं। हब्बा मतलब त्यौहार, यहाँ हब्बा त्यौहार को कहते हैं। और ऊर हब्बा जब कहते हैं तो ऊर का मतलब गांव होता है, तो गांव का त्यौहार। एक तो ये खास बात है। उसके साथ देखें तो आज जो है हिंदी साहित्य के लिए एक त्यौहार का दिन है, क्योंकि आज कलम के सिपाही या कहूँ उपन्यास के सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का आज जन्म दिवस है। 31 जुलाई 18वीं सदी में, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जो जिनका जन्म हुआ मुंशी प्रेमचंद जी का। और मुंशी प्रेमचंद जी ने जिस प्रकार का साहित्य भारतीय समाज के सुपुर्द किया, वो अपने आप में अद्वितीय है, विशेष है और निराला है। किस अर्थ में है ये उसको समझने से हमें पता चल जाता है। जब हम उसकी गहराइयों में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो किस तरह से अन्य सारे साहित्यकारों से अलग हैं। हर किसी की अपनी भूमिका है जीवन में। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने जिस भूमिका को निभाया है वो, और जब निभाया है उस समय के लिए, और आज उस बात को अगर हम सोचें तो करीब देखा जाए तो करीब 100 साल की बात हो जाएगी अगर अंदाजन कहें तो, क्योंकि उनका जन्म 18वीं सदी में हुआ और उनकी मृत्यु कुछ 1936 ईस्वी में शायद। तो उन्होंने जो हमें साहित्य दिया, उस साहित्य के लिए एकदम अगर एक पंक्तियों में कहूँ तो साहित्य समाज का दर्पण है। अगर इस पंक्ति को आपको चरितार्थ करना हो तो मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी सुना दीजिए, मुंशी प्रेमचंद के कोई उपन्यास को पढ़ लीजिए, और या
उस समय की राजनीतिक स्थिति को जानना हो तो मुंशी प्रेमचंद की सोजे वतन पढ़ लीजिए। और सबसे मज़ेदार बात जो मुझे ये लगी कि करीब 100 साल पुराना जो ये साहित्य है हमारा मुंशी प्रेमचंद जी का, उस साहित्य को अगर मैं आज के संदर्भ में पढ़ने की बात सोचती हूँ, आज के संदर्भ में समझने की बात करती हूँ, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आज भी अगर कोई एक मुंशी प्रेमचंद होते तो वैसा साहित्य लिखते। अगर उनकी प्रासंगिकता की बात करूँ तो ये बात अपने आप में मुझे लगती है कि संपूर्ण हो जाती है। बचपन में ना मुंशी प्रेमचंद जी को बड़ा पढ़ा हमने। हमारी कोर्स की किताबों में जब हम स्कूल में थे, छोटे थे ना, तब भी पूस की रात, कफन, 2 बीघा ज़मीन और बहुत सारी कहानियाँ, जिसमें कि एक कहानी जो है वो कुछ चीज़ें जो है ना दिमाग में एकदम जहन में रह जाती हैं। बड़े घर की बेटी। तो जब उस शीर्षक को पढ़ते हैं ना, बड़े घर की बेटी, तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा वो बताने वाले हैं कि जो बड़े घर की बेटियां होती है, जब उनकी शादी होती है और वो ससुराल में जाती हैं, तो वहाँ जो उनका अहंकार है बड़े घर से आने का, वो अहंकार उस पूरे घर में छा जाता है। उस पूरे घर को एक तरह से उसकी सुख शांति छीन लेता है। लेकिन बड़ी बखूबी से मुंशी प्रेमचंद जी ने आनंदी नामक एक पात्र को लेकर के इसमें ये बताया है कि बड़े घर की बेटी होना मतलब बहुत संपन्न परिवार से आने का अर्थ ये नहीं होता है कि उनमें संस्कार ना हो, अच्छे संस्कार ना हो। और इस चीज़ को आनंदी वहाँ साबित करती है। मेरा उद्देश्य उनकी कहानियों से ना, उनकी उपन्यासों से उन बातों को निकालना है जो बात वो कहानियाँ परोक्ष रूप से हम सबको देती हैं। कहानी तो हम सब पढ़ते हैं, बचपन में पढ़ा, अच्छा लगा, बच्चे थे, कहानी की तरह पढ़ लिया, तब नहीं समझ पाए कि इस कहानी की ऐसी विशेषता क्या है, क्या ख़ास बात है इस कहानी में। एक आम किसान की कहानी है, एक आम शहर में रहने वाले या गांव में रहने वाले एक आम परिवार की कहानी है, एक घर के अंदर होने वाले कुछ बातों की कहानी है, कुछ ज़मींदारों की बातें हैं। तो ये तो आम बात है ना। बचपन ऐसे कहता था, इसमें क्या ख़ास बात है। लेकिन जब आज मैं उन कहानियों को एक बार फिर से पढ़ती हूँ, फिर से देखती हूँ, तो जो सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आती है और जो मुझे लगता है कि किसी भी कागज़ के टुकड़े को, किसी भी शब्दों को, जो हम शब्द, थोड़े से शब्दों को जोड़कर जो हम कागज़ के टुकड़ों को रंग देते हैं, जो हम कुछ लिख लेते हैं, वो लिखा हुआ साहित्य कब बन जाता है। रोज़ अखबार आते हैं, रोज़ इतने सारे न्यूज़ छपते हैं, रोज़ हम लोग इतनी सारी बातें करते हैं, वो सारा साहित्य क्यों नहीं कहलाता है। क्यों मुंशी प्रेमचंद जी के लेखन को साहित्य कहते हैं, या किसी भी साहित्यकार जो लिखते हैं और वो जो साहित्य की श्रेणी में आ जाता है, तो उसमें ऐसा क्या होता है। तो कहीं मैंने पढ़ा था कि मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि साहित्य में जब तक संवेदना ना हो, जब तक मन की बातें ना हो, जब तक मन से जुड़ाव ना हो, तब तक वो साहित्य जो है ना उच्च कोटि के साहित्य की श्रेणी में नहीं आता है। अब जब इस बात से मैं देखती हूँ तो मुंशी प्रेमचंद जी का कफन, गबन, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, या आप जितने सारे उनके उपन्यास और जितनी सारी उनकी कहानियाँ हैं। एक छोटी सी कहानी जो उनकी है, पूस की रात। अब उसको पढ़ते हैं तो अगर आम दृष्टि से पढ़ते तो बड़ी सामान्य सी एक कहानी लगती है, जिसमें कि एक किसान जो है वो कर्जे से इतना दबा हुआ है, ज़मींदार कर्जे से दबा हुआ, वास्तव में वो कर्जे से दबा हुआ नहीं है। जो ज़मींदारों की स्थिति थी कि अगर आपने एक बार 100 रुपये भी उधार ले लिए तो उसका जो ब्याज है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चुकते ही रहता था, कभी ख़त्म ही नहीं होता था। ये जो एक श्रृंखला थी, उस श्रृंखला में फंसा हुआ वो जो किसान है, वो अंत में इतना परेशान हो जाता है, अंत में इतना मायूस हो जाता है
कि अपनी खेती करके करना क्या है, क्योंकि खेती से जो भी आता है, एक तो रात रात भर, पूस की रात जो बोलते हैं ना, पूस मतलब पौष का महीना, जो एकदम ठंड का महीना होता है जिसमें कड़ाके की ठंड पड़ती है, और वैसे ठंड के महीने में उसके पास जो उसने 3 रुपये जमा किए हैं एक कंबल खरीदने के लिए, वो भी उसे उन जमींदार के जो उनके जो नुमाइंदे हैं उनको देना पड़ता है। वो नहीं खरीद पाता है उस कंबल को, और वो ठंड में अपने खेत की रखवाली करता है। और जब वो खेत की रखवाली करता है उस समय उसके साथ उसका कुत्ता भी है, और खेत में जानवर घुस आए हैं, जो कि नीलगाय घुस आई हैं, जो कि खेत को बर्बाद कर रही हैं। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में इस तरह से मायूस हो चुका है, उसे लगता है कि क्या फ़ायदा है खेती करके, क्या फ़ायदा है किसान बन के, इससे अच्छा तो कहीं मेहनत मजदूरी कर लूँ, क्योंकि हर बार तो वो पैसे जाकर के ज़मींदार को देने हैं, जिससे कि हम उसका उपभोग भी ढंग से नहीं कर पाते हैं, और रात रात भर मुझे इस ठंड को भोगना है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी कंबल के, बिना किसी चादर के। और वो एक रात जो आती है पूस की, उस रात में वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है कि उसे पता है कि उसके खेतों को गाय चर रही हैं, फिर भी उसका कुत्ता भौंक रहा है, कहता है कि देखो जाके बचाओ, लेकिन वो मायूस सा आग जला करके वहाँ बैठा है कि चलो अच्छा है। और सुबह जब होती है और जब उसकी पत्नी उसे आकर जगाती है और कहती है कि तुम क्या रखवाली कर रहे थे, तुमने तो देखा ही नहीं, पूरा खेत चर गया, तो वो खुश होता है। अब आप इस कहानी में जो जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो उस किसान की जो मानसिकता है, वो मानसिकता देखिए, जो एक किसान जो है जिसकी रोजी रोटी खेती बाड़ी से चलती है, उस खेती को जो बर्बाद हो गई है वो खुश हो रहा है उसके ऊपर। तो इससे हम महसूस कर सकते हैं कि उस समय उस किसान की क्या हालत रही होगी, वो कितना जीवन से परेशान हो गया होगा, वो किस मानसिक पीड़ा से एक सफ़र कर रहा होगा। तो जब हम इस पीड़ा की तह तक पहुंचते हैं ना, तब हमें लगता है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या लिखा है। और आज जब हम किसानों की खबरें पढ़ते हैं कि किसानों ने पैसे की कमी के कारण, किसानों ने ज़मींदारों के कारण, या किसानों ने कर्ज के कारण, आज आए दिन न्यूज़ में खबर आती है कि आत्महत्या कर ली, तो मुझे ये लगता है कि उस दिन उस किसान ने आत्महत्या ही तो की थी एक तरह से। जब वो अपने खेत को बर्बाद होते आराम से देख रहा था, जब वो खेत के बर्बाद होने पर खुश हो रहा था, तो वो एक किसान अंदर में मर गया था। एक किसान की आत्महत्या हो गई थी, उसने आत्महत्या कर ली थी। फिर उसके अंदर से एक मजदूर निकला था। उस आत्महत्या के बाद जो बचा था वो मजदूर था, वो किसान नहीं था। तो ये जो कहानी है ना, मैं तो एक कहानी को सिर्फ उदाहरण के रूप में आपके सामने ला रही हूँ। ऐसी ही कहानी थी कफन, जो मैंने बचपन में पढ़ी थी, और मुझे समझ ही नहीं आया था कि इस तरह की विचित्र मानसिकता किसी की कैसे हो सकती है। तो माधव हो या होरी हो या प्रेमचंद जी के जितने भी पात्र हों, जो गांव के जो किसान को उन्होंने जो पात्र के रूप में जितने भी पात्रों को लिया है, उनका कोई भी नाम आप रख दीजिए। अगर उस समय, पहली बात तो ये है कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो उस समय किसानों की क्या स्थिति थी, जो साहित्य समाज का दर्पण होता है, अगर इस दृष्टि से सोचते हैं तो दिखता है हमें कि उस समय समाज क्या था। और समाज क्या था ये तो हमें इतिहास भी बता देता है कि क्या चल रहा था, लेकिन इतिहास घटनाओं का संग्रह है। लेकिन साहित्य उससे आगे की बात है, जो हित की बात करता है, जो और हित का संबंध सीधा का सीधा हमारे मन से होता है, हमारी मानसिक संवेदनाओं से होता है। तो यहाँ पर जिस मानसिक संवेदना को कफन में कैसे उभारते हैं कि कफन में देखिए कि एक बहू है जो प्रसव पीड़ा से अंदर परेशान है, जीने मरने के कगार पर पहुंची हुई है, और बाहर ससुर और उसका बेटा बैठा हुआ आग ताप रहा है। और चूंकि उनके पास उपाय नहीं है, उनके पास पैसे नहीं हैं, उन्हें पता है कि वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है, और उन्हें ये भी पता हो जाता है कि वो मरने वाली है। और अंत में देखिए उन्हें ये भी पता हो जाता है कि हमारे पास कफन के पैसे भी नहीं हैं। तो जो थोड़े से 2 रुपये 4 रुपये जो उनके पास होते हैं, उन रुपयों से
कफन अगर खरीद लेता हूँ और उसे कफन भी उड़ा देता हूँ तो क्या होगा? कफन तो जल जाएगा ना, जलकर अग्नि में खत्म हो जाएगा। नहीं कफन उड़ाऊंगा तो भी वो शरीर जल जाएगा। तो वो पैसे हम क्यों कफन में खर्च करें? मतलब इसमें आप देखिए कि किस तरह से इस एक मानव के अंदर जो एक संघर्ष चलता है, मन के अंदर जो एक संघर्ष चलता है, और संघर्ष में जीत कहाँ होती है? जब आदमी किस तरह से परेशान होता है। तो आप सोचिए कि वो कफन के जो पैसे हैं जिससे कफन खरीदा जा सकता था, कफन से बड़ी हो जाती है पेट की भूख। अगर किसी पेट में 4 दिन तक खाना नहीं पड़ा हो, कोई व्यक्ति भूखा हो, तो वो किस हद तक जा सकता है, ये वो कहानी दर्शाती है। और ये अकेली कहानी नहीं है पूस की रात, अकेली कहानी नहीं है कफन। आप देखेंगे कि ऐसी इतनी सारी कहानियां उन्होंने लिखी हैं जो हमें ये बताती है कि उस समय, आज से 100-125 साल पहले भारत की क्या स्थिति थी, यहाँ के गांवों की क्या स्थिति थी, यहाँ के लोगों की क्या स्थिति थी, वो किस मानसिक यातना से गुजर रहे थे। और बड़ी मज़ेदार बात ये है कि जब प्रेमचंद जी आए ना, तो उस समय जो साहित्य का जो पूरा जो एक वातावरण था वो कैसा था, इसको भी हम समझेंगे ना तो हमें लगेगा कि प्रेमचंद ही क्यों सबसे अलग। तो क्यों अलग है प्रेमचंद? जब मैं आदिकाल से साहित्य को देखती हूँ, हिंदी साहित्य की बात करते हैं, तो आदिकाल में जो हम साहित्य देखते हैं उस समय का साहित्य था, ज़्यादातर उस समय चरित्र गाथाएं लिखी गई थी। चरित्र गाथाएं जिसको कि रासो ग्रंथ कहते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा चरित्र गाथाएं लिखी गई, और ये राजस्थानी शब्द है रासो, जो चरित्र गाथा। और चरित्र गाथा में क्या था उस समय के जो राजा महाराजा थे, जो युद्ध था, उन युद्ध से लड़कर आते थे, तो ज़्यादातर जो कवि थे वो चारण कवि थे। वो जिस राजा के अंडर में काम करते थे, जिसके अंतर्गत, जिसकी सभा में रहते थे, उसकी गाथा लिखते थे, और गाथा में उसकी शौर्य गाथा और उनकी बड़ाई लिखते थे। एक कवि ये थे। दूसरी तरह के कवि थे जो राजा जब लड़कर थक कर आते थे, या जो राजा विलासी भी थे, उनके मन बहलाव के लिए जो श्रृंगार रस की कविताएं लिखते थे। और उसके अलावा तीसरे जो कवि थे वो भी थे। तीसरे प्रकार के जो कवि थे वो किसी राजा के अंतर्गत नहीं थे, किसी शासन के अंतर्गत नहीं थे, तो वो भगवान की शरण में थे। फिर वो भक्ति की रचनाएं लिखते थे। उसके बाद हम आ जाते हैं भक्ति काल में। भक्ति काल में हम देखते हैं 1375 से 1700 तक का जो काल रामचंद्र शुक्ल जी ने जो बताया है, वो पूरा का पूरा भक्ति काल है, 350 सालों का करीब। उस काल में देखिए तो थोड़ा सा वातावरण बदल जाता है, और उस काल में ज़्यादातर भक्ति की रचनाएं आ जाती हैं, भक्ति की प्रधानता बन जाती है। तो हमें मिलते हैं सूर, कबीर, तुलसी, मीरा, और ऐसे ही रहीम और रसखान, और न जाने कितने कवि आते हैं। आदिकाल में विद्यापति आते हैं, तो बाद में हमें रसखान मिलते हैं, बाद में हमें रहीम मिलते हैं भक्ति रस के कवियों में। तो उस समय के युग की वो आवश्यकता थी। उस समय धर्म और संप्रदाय को लेकर जो बाहरी आक्रमण थे, जो मुसलमानों के जो आक्रमण थे, इस्लाम जो हिंदुस्तान में आया था, और उससे अपने आप को बचाने की जो कोशिश थी, उस तरह का साहित्य हमें मिलता है। उसके बाद का साहित्य आता है रीति काल का साहित्य। अब रीति काल में मुगल हिंदुस्तान में अपना कब्जा कर चुके हैं। 1700 से लेकर करीब 1850 तक के काल को अगर हम रीति काल की दृष्टि से कहते हैं, तो उसको श्रृंगार काल भी कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा उसको श्रृंगार काल कहते हैं। श्रृंगार काल क्यों कहते हैं या रीति काल क्यों कहते हैं? तो उस समय के भी जो कवि थे ना, उनकी स्थिति कमोवेश अगर मैं देखूं तो आदिकाल के कवियों की तरह हो गई थी, जो कि राजाओं के सभाओं में काम करते थे, तभी उन्हें वहाँ पैसा मिलता था। तो देखिए कि पैसा हमेशा प्रमुख हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि पेट की आग बुझाने के लिए तो उसकी बहुत ज़रूरत है। तो जो सिर्फ कवि थे, जो दूसरा कोई व्यवसाय नहीं करते थे, जो कलाकार के प्रति पूरी तरह समर्पित थे, उनके पास कोई उपाय नहीं था कि वो राज दरबारी हो जाए, राज दरबारी कवि बन जाए। और वो मुगलों के राज दरबार में जब कविता लिखते थे, तो मुगलों के मन बहलाव के लिए उन्होंने जो भी कविताएं लिखी,
वो काव्य शास्त्रीय दृष्टि से काव्य में चमत्कार लाने के लिए छंद और अलंकार को महत्व ज़्यादा दिया गया, इसलिए उसको रीतिकाल भी कहा गया। और श्रृंगार को ज़्यादा महत्व दिया गया क्योंकि वो कवि नाच गाना, स्त्रियों का सौंदर्य, इन सब में डूबे हुए होते थे। कवि नहीं, सॉरी, नेता जो है डूबे हुए होते थे। नेता कहने का मेरा अर्थ उस समय के जो राजा थे, राजा महाराजा जो थे, जो मुगल की पूरी जो सेना थी, मुगल के जो शासक थे, वो सारे के सारे उन्हें इस तरह की कविताएं भाती थी। और राज दरबारी कवि मजबूर थे इस तरह की कविता करने के लिए। तो इसमें हमें बिहारी मिलते हैं, रहीम मिलते हैं, रसखान मिलते हैं और बहुत सारी लंबी सूचियाँ मिलती हैं। 1850 में जाकर के एक बदलाव आता है, और वो बदलाव आता है अंग्रेजों का पूरी तरह से भारत में स्थापित होने का बदलाव। और तब वो अपने साथ, अंग्रेज अपने साथ लेकर आते हैं अपना साहित्य। और वो साहित्य जो होता है उसमें होते हैं उपन्यास, कहानियाँ। तब तक आप देखेंगे कि अगर हिंदी साहित्य में उपन्यास या कहानियाँ उस विधा में लिखी ही नहीं गई थी, गद्य की विधा में नहीं लिखी गई थी। तब तक सिर्फ पद की विधाएं थी। चाहे जो भी लिखना हो, किसी की कथा भी लिखना हो तो वो पद में लिखी जाती थी, पोइट्री फॉर्म में लिखी जाती थी, पद में नहीं लिखी जाती थी, कहानियों की तरह नहीं लिखी जाती थी, तो गद्य में नहीं लिखी जाती थी, क्षमा करें। तो क्या हुआ, जब उनका साहित्य आया तो वो साहित्य को यहाँ बहुत पसंद किया गया, लोगों को अच्छा लगा और उस साहित्य के अनुवाद किए गए। तो उस समय जो भी उपन्यास हमें मिलते, जो भी कहानियाँ मिलती हैं, वो ज़्यादातर जो है अनुवाद के रूप में मिलती हैं, जो कि पश्चिम से हमारे देश में आ गई। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र आए तो उन्होंने एक बड़ा बदलाव लाया। उन्हें एक मील का पत्थर बता सकते हैं हम। लेकिन फिर भी उस समय जो थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, तो उस समय ज़्यादातर आप देखेंगे चंद्रकांता या इस तरह की जो किताबें थी, अय्यारी की किताबें, तिलस्म की किताबें, जादू टोने पर लिखे हुए उपन्यास, ज़्यादातर ऐसे उपन्यास यहाँ पर उस समय लिखे जा रहे थे। कहने का अर्थ मेरा ये था कि उस समय जनता इतनी दिग्भ्रमित थी कि जो लेखक थे, जो साहित्यकार थे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखे। और ऐसे में प्रेमचंद जी का जो पदार्पण होता है साहित्य जगत में, वो अपने आप में बड़ा विशिष्ट बन जाता है। क्योंकि प्रेमचंद जी ने जब साहित्य रचना शुरू किया तो उनके साहित्य में, या तो उस समय 1857 में आप देखिए कि जब असफल हो गया था, जो हमारी जो क्रांति थी आज़ादी की, वो एक बार असफल हो गई थी। तो जिस मानसिकता में भारतीय समाज जी रहा था, उस मानसिकता से बाहर निकालने की जो कोशिश थी, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत की। लेकिन प्रेमचंद जी ने साहित्य को आम व्यक्ति से जोड़ा, यथार्थ से जोड़ा, कल्पना की दुनिया से, अय्यारी की दुनिया से, जासूसी की दुनिया से और श्रृंगार की दुनिया से उन्होंने साहित्य को बाहर निकाल के ले आए वो। और उनका खुद का जीवन भी बहुत संघर्ष का था, और उन्होंने गांव के जीवन को देखा था, उन्होंने आम आदमी के जीवन को देखा था। तो उनकी किताबों में ना हमें यथार्थ मिलता है। यथार्थ मतलब जीवन की सच्चाई मिलती है। जो था उसको एज इट इज़ उन्होंने अपने साहित्य में उभारा है, लेकिन एक न्यूज़पेपर की तरह नहीं, एक न्यूज़ की तरह नहीं उभारा है। उसमें उन्होंने वो दर्शाया है जो व्यक्ति के मन पर प्रभाव पड़ता है, उन परिस्थितियों का, और उस मन के प्रभाव से जब व्यक्ति जो कार्य करता है, जो बदलाव लाता है अपने जीवन में, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो प्रेमचंद इसलिए अलग हो जाते हैं। शुरुआती आदिकाल से लेकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल तक में जब प्रेमचंद जी आते हैं तो वो पहले के सारे साहित्य से बिल्कुल जुदा होते हैं। आम आदमी से जुड़ करके उन्होंने आम आदमी के लिए साहित्य रचा। ये अलग बात है कि उस समय आज़ादी का जो बीज दिलों में बो दिया गया था, उस पर उन्होंने लिखना भी शुरू किया, जो उनका सोजे वतन है। तो वास्तव में उनका नाम प्रेमचंद जी नहीं था, ये भी बड़ी रोचक बात है। वो प्रेमचंद जी के नाम से नहीं लिखते थे, उनका नाम नवाब राय था। लेकिन
एक धनपत राय या ऐसा भी उनका कुछ नाम था, लेकिन उनकी जो सोजे वतन थी उसके कारण अंग्रेजों को जरा खतरा लगा। अब देखिए, अंग्रेजों को खतरा लगा और उन्होंने इसके साहित्य को जब्त कर लिया और इनके नाम के पीछे वारंट इशू कर दिया। तो इन्होंने अपना नाम बदला और ये प्रेमचंद जी के नाम से लिखने लगे छुप करके। काफ़ी दिनों तक इन्हें छुप के रहना पड़ा। तो यहाँ एक बात बड़ी जो ध्यान देने वाली होती है कि साहित्य से राजनीति को बड़ा डर लगता है। इसका अर्थ क्या है? अंग्रेजों को डर लगा, इसका अर्थ क्या है कि साहित्य का प्रभाव समाज पे बहुत अधिक पड़ता है। ये इस बात को अपने आप साबित कर देता है कि साहित्य आखिर क्यों रची। साहित्य सिर्फ इसलिए नहीं रची कि हमें उस समय का इतिहास जानना है, उस समय के समाज को जानना है, बल्कि साहित्य इसलिए भी रचना है कि साहित्य में वो जो ताकत होती है, जैसे कलम की जो ताकत की बात हम करते हैं, वो ताकत होती है कि वो तख्ते पलट देती है। और अंग्रेजों को अपनी तख्त का पलटने का डर लगा होगा ना, तभी तो उन्होंने प्रेमचंद जी के साहित्य को जब्त भी किया और उनके लेखनी को रोकने की कोशिश की। तो कितना प्रभावित होता है साहित्य, जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है। बहुत प्रभाव डालता है। हम कुछ अच्छी बात पढ़ते हैं और हमारा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। हम कुछ गलत पढ़ते हैं तो वैसी ही भावनाएं हमारे मन में आने लगती है। श्रृंगार रस की कविता पढ़ते हैं तो श्रृंगार रस के भाव उदित होते हैं। मारधार देखते हैं फिल्मों में तो मारधार के भाव उदित हो जाते हैं। तो साहित्य किस तरह से कितना ज़्यादा हमें प्रभावशाली जो माध्यम है हमारे लिए, वो है समाज के लिए, और इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो प्रेमचंद जी का साहित्य, जब निर्मला वो लिखते हैं, और निर्मला में जो एक औरत है, एक लड़की है, एक परिवार के एक ऐसी बच्ची जो कि बहुत गरीब परिवार से है, और उसके पिता उसकी शादी सही ढंग से नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से उसकी शादी करते हैं। और शादी के बाद निर्मला का जो पति होता है उसके 3 बच्चे पहले से होते हैं, और उसमें जो बड़ा बच्चा होता है रमाकांत या कुछ उसका नाम है, बहुत पहले पढ़ी थी मैंने, तो वो जो है निर्मला की उम्र का होता है। अब सोचिए कि माँ और बेटा दोनों बराबर के उम्र के हैं, और इसमें पति, उसका जो पिता है, वही इन दोनों के चरित्र पर शक करता है, उसे ही भरोसा नहीं होता है। तो इस तरह से ये कहानी जो है, जबकि पुत्र के मन में एक माँ के प्रति जो आदर होना चाहिए, कहीं ना कहीं निर्मला के प्रति वो आदर है। निर्मला के मन में कहीं ना कहीं पुत्र का एक भाव है कि ये मेरा पुत्र है, किंतु पुरुष का जो अहंकार होता है, पुरुष में जो हीनता की भावना होती है, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को जब यह समझ में आता है कि वो अपनी पत्नी को, जो कि बहुत ही कम उम्र की है, शायद उसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो उसे वह नहीं दे पाता है जिसकी वो अधिकारिणी है, तो ये हीनता की भावना उसके मन में शक का बीज बोती है। जब वो कभी भी बात करते देख लेता है अपने ही बेटे से, अपने ही पत्नी को। तो किस तरह से मैं प्रेमचंद जी का जितना भी साहित्य पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि उसमें मनोवैज्ञानिक पक्ष इतना सुदृढ़ है। और जब आपका मनोवैज्ञानिक पक्ष सुदृढ़ है तो इसका मतलब है कि मानव तो आज से 100 साल पहले भी वही थे, और 1000 साल पहले भी वही थे, और आज भी वही है। मानव की मानवीयता के धरातल पर, मानवीय गुणों के धरातल पर, या मानव के व्यवहारिक न्याय की दृष्टि से देखें तो मानव के स्वभाव के धरातल पर मानव तो वही रहेगा। और जब जब मानव वही रहेगा, तब तब मानव की भावनाएं वही उदित होंगी उन परिस्थितियों में। और जब वो भावनाएं उदित होती हैं तो वो साहित्य जो है हर काल के लिए उतना ही महत्वपूर्ण बन जाता है, उतना ही प्रासंगिक बन जाता है। अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं तो उनकी जो भी कहानियां हैं, वो चाहे किसान पर हो, या जमींदार पर हो, या नेताओं के ऊपर हो, या एक स्त्री के ऊपर हो। सेवा सदन में क्या है? सेवा सदन में एक औरत किस तरह से वेश्या बनने पर मजबूर होती है, और अगर वो अच्छा जीवन जीना चाहती है तो समाज किस तरह से नहीं जीने देता है, नहीं जी पाती है। बड़ा सुंदर उसका चित्रण उन्होंने किया है। तो क्या ये सिर्फ उस काल की बात थी? क्या आज इस काल में ये सारी चीजें नहीं हैं? हैं। क्यों हैं ये भी समझना है कि जब तक हम हैं तब तक हमारी भावनाएं हैं, हमारी मानसिकता है, और जब तक हमारा मनोविज्ञान
कहीं ना कहीं हमारी संवेदना जब साहित्य में उतरती है तो वो संवेदनाएं उस साहित्य को कालजयी बना देती हैं। और प्रेमचंद ही क्यों? प्रेमचंद इसलिए क्योंकि प्रेमचंद ही उस समय पहले मील के पत्थर थे, पहले स्तंभ थे, जिन्होंने कि साहित्य में एक बड़ी क्रांति लाई थी। किसानों की बात कह के, गरीबों की बात कह के, मजदूरों की बात कह के जो मौलिक उपन्यास लिखे थे वो प्रेमचंद ने लिखे थे। इस धरातल पर जो मौलिक उपन्यास थे, उसके पहले मौलिक उपन्यास ही बहुत कम लिखे गए। बंकिम चंद्र थे, शरत चंद्र थे, और निश्चित ही उनकी कहानियां बहुत सुंदर थी, उनके उपन्यास बहुत सुंदर थे। लेकिन अगर देखें तो प्रेमचंद जी का जो साहित्य था वो प्रेमचंद जी के पूरे जीवन के जैसे इर्द गिर्द घूमता था। उन्होंने उस जीवन में जो भोगा था, जब आप किसी चीज़ को खुद महसूस करते हो ना, और उसे जब अपनी लेखनी का माध्यम बनाते हो, तो उनमें वो संवेदनाएं अपने आप चली आती हैं, अपने आप उतर के आ जाती हैं। हम किसी चीज़ को देखते हैं और उसको महसूस करते हैं, और एक होता है हम कल्पना करते हैं। तो कल्पना करके आप उतना महसूस नहीं कर सकते हो जितना कि आपने उन चीज़ों को खुद भोगा हो, खुद देखा हो या समझा हो। तो फिर बात आती है अनुभव की। तो प्रेमचंद जी के साहित्य में उनका अनुभव हमें दिखता है, और जब अनुभव की बात आती है ना, तो वो कहीं ना कहीं दिल को छूती है। पढ़ी लिखी बातें हम कर सकते हैं, जैसे अगर मैं चाहती तो प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास और उनकी बातें आपसे कर सकती थी, किताबों में लिखी है, हम सब पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रेमचंद ने जिस मानसिक संवेदना को छुआ था, जिन अनुभवों को उनके पन्नों पे उन्हें उतारा था, उन अनुभवों को हमें महसूस करना है। तो हमें अब प्रेमचंद की कहानी इस दृष्टि से पढ़नी होगी, और जब हम इस दृष्टि से उन कहानियों को पढ़ते हैं ना, तो मैं आज की खाली बात नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि जब तक ये मानव समाज रहेगा, या बहुत सरलता से कहूँ तो जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक उनका साहित्य हमेशा प्रासंगिक होगा। क्योंकि समाजवाद जो है जिस समानता की बात करता है, जो राम राज्य है जिस सुख की कल्पना करता है, एक समाज में जैसे एक हाथों में 5 उंगलियां होती है ना, वैसे ही एक समाज के अंदर ये विविधता मुझे नहीं लगता है कि कभी खत्म हो सकती है। बातों में बात करना बड़ा आसान होता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से प्रेमचंद की बात हमने की, और प्रेमचंद जी को समर्पित है मेरी एक कविता। उसके पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। जैसे साहित्य के लिए आज बड़ा ही शुभ दिन है, एक हब्बा है, एक त्यौहार है, वैसे ही संगीत जगत के लिए, गीत जगत के लिए, फिल्मी जगत के लिए भी आज एक बड़ा ही खूबसूरत सा दिन है। और वो दिन है हमारे बहुत ही प्रिय और चहेते मोहम्मद रफ़ी का जन्मदिन। और मोहम्मद रफ़ी के जो गाने हैं वो मुझे लगता है कि हर बच्चे की ज़बान पर वो गाने ज़रूर होंगे। कितने प्यारे गाने उन्होंने लिखे हैं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, या बहारों फूल बरसाओ। आज कहीं कोई शादी ब्याह होता है तो ये गीत ज़रूर बजता है। तो जिसने इस गीत को लिखा है, निश्चित ही बहुत सुंदर गीत लिखे गए थे और बहुत सुंदर गीत लिखे जा रहे हैं, लेकिन उसको जिस खूबसूरती से गाया है, बात वही हो जाती है कि जब आप अपनी संवेदना को उस गीत में ढाल देते हो, अपनी आवाज़ में ढाल देते हो, तो वो गीत ना कहीं जाकर छूता है। गाने वाले तो बहुत होते हैं, गायक तो बहुत होते हैं, और संगीत के पारंगत भी बहुत होते हैं, लेकिन आवाज़ में जो दर्द आता है, आवाज़ में जो एक कसक आती है, एक दिल का जो उफान आता है, वो आवाज़ जो है ना, उस गायक को जो है कालजयी बना देती है। तो आज भी मोहम्मद रफ़ी के गीत, बहुत सारे गायक हैं बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन मोहम्मद रफ़ी के गीत, मुकेश के गीत आज भी हर घर में हर व्यक्ति गुनगुनाता है, और जब गुनगुनाते हैं ना तो उसको गुनगुनाते चले जाते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये है। और बड़े मज़ेदार से गीत भी उन्होंने लिखे हैं, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, या ये रेशमी जुल्फ़े। तो इस तरह के गीत क्षमा कीजिए, इन्होंने लिखे नहीं, इन्होंने गाए हैं। तो उन गीतों को जब वो प्रेम के गीत गाते हैं ना, तो उनकी आवाज़ में जैसे है ना प्रेम आकर के बस जाता है, और जब दर्द के गाते हैं तो दर्द बस जाता है। तो ऐसे थे मोहम्मद रफ़ी। तो आज बड़ा ही शुभ दिन है, मैंने शुरू में कहा। तो चलिए मैं मुंशी प्रेमचंद जी को अपनी एक कविता समर्पित करती हूँ, एक कविता के फूल, उनकी श्रद्धांजलि मेरी ओर से।
कवि हूँ मैं एक अदना सा, नैनों की भाषा पढ़ता हूँ। कवि हूँ मैं एक अदना सा, नैनों की भाषा पढ़ता हूँ। मन की बोलूँ तो सच है ये, जीवन से आशा करता हूँ। मन की बोलूँ तो सच है ये, जीवन से आशा करता हूँ। गढ़ता हूँ, कुछ मंजता हूँ, कुछ की आँखों में चुभता हूँ। जब मैं इस कविता को पढ़ रही थी ना, तो मुझे प्रेमचंद जी का जीवन याद आ रहा था और बड़ा ही उन पे उतरता हुआ दिख रहा था कि गढ़ता हूँ, कुछ मंजता हूँ, कुछ की आँखों में चुभता हूँ। सच पर मेरे जोर नहीं, सच पर मेरे जोर नहीं, डंके की चोट पे कहता हूँ। सच पर मेरे जोर नहीं, डंके की चोट पे कहता हूँ। जब दुश्मन कोई घर में घुसे तब सेनानी बन जाता हूँ। जब दुश्मन कोई घर में घुसे तब सेनानी बन जाता हूँ। जब बच्चा कोई बिलख पड़े माँ की लोरी बन जाता हूँ। भाई के लिए स्नेह बंधन, बहना की आँख का तारा हूँ। यारों का यार बना फिरता, आशिक की गज़ल बन जाता हूँ। यारों का यार बना फिरता, आशिक की गज़ल बन जाता हूँ। विश्व मेरा परिवार भले ही देश काल की सीमा में, विश्व मेरा परिवार भले ही देश काल की सीमा में है। चांद सितारे दूर मगर उनको आगोश में भरता हूँ। है चांद सितारे दूर मगर उसको आगोश में भरता हूँ। ये कलम मेरी है जादूगर, अनगिनत रूप गढ़ लेती है। एक नन्हा सा पुतला हूँ पर बाजीगरी दाव लगाता हूँ। एक नन्हा सा पुतला हूँ पर बाजीगरी दाव लगाता हूँ। कवि हूँ मैं एक अदना सा, नैनों की भाषा पढ़ता हूँ। तो आज बस इतना ही। आपका दिन बहुत शुभ हो, बहुत आनंदमय हो और आप प्रेमचंद जी जैसे उपन्यासकार, जिसको कोई उपन्यास सम्राट कहते हैं, कलम के सिपाही कहते हैं, उनकी रचनाओं को छुएं, वो आपको छुएंगी और आपके जीवन में एक आनंद का संचार करेंगे, एक रस का संचार करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।